प्यारे विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान महात्मा गांधी जी के अगले आंदोलन सविनय अवज्ञा के बारे में है। पिछले व्याख्यान में हमने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किया था और आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन हिंसा जो बहुत हो गई थी उसके कारण गांधी जी ने वापस ले लिया, और खिलाफत आंदोलन जो कि खलीफा के पद के बहाली को लेकर के था, तुर्की में जो कमाल पाशा नाम का नया वहाँ नेता हुआ, उसने खलीफा का पद समाप्त कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। तो वो खलीफा को लेकर के जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो स्वतः ही समाप्त हो गया। अब गांधी जी नया आंदोलन एक लेकर के आए और जिसे सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा गया। सविनय अवज्ञा, यदि हम यह जानना चाहें कि इसका अर्थ क्या है तो मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह का सिद्धांत सत्य अथवा आत्मिक शक्ति पर बल देता है। इसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति सविनय अवज्ञा के रूप में हुई थी। असहयोग से तात्पर्य आवश्यक रूप से सविनय अवज्ञा से नहीं है। असहयोग से तात्पर्य आवश्यक रूप से सविनय अवज्ञा से नहीं है, किंतु सविनय अवज्ञा निश्चित रूप से वर्तमान संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए गांधी जी द्वारा प्रयुक्त पद्धति की आधारशिला है। इसका अर्थ मात्र असहयोग ही नहीं है, अपितु राज्य अथवा समाज के कानूनों का क्रियाशील विरोध है। सविनय अवज्ञा असहयोग का सर्वाधिक क्रियाशील रूप है। दोनों का सार एक ही है, अर्थात बुराई का अहिंसात्मक तरीकों से प्रतिरोध करना। राजनीति में हम इसका अर्थ अन्यायपूर्ण कानूनों से उत्पन्न दोष व बुराइयों का विरोध करने से ले सकते हैं, परंतु इस शस्त्र का प्रयोग भी उस अंतिम दशा में करना चाहिए जबकि वर्तमान कानूनों को मानना, उनको स्वीकार करना एक प्रकार से पाप बन जाए। हमें सविनय अवज्ञा को कानूनों के अपराधपूर्ण उल्लंघन से नहीं लेना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सविनय अवज्ञा को कानूनों के अपराधपूर्ण, अंडरलाइन, अपराधपूर्ण उल्लंघन से नहीं लेना चाहिए। अपराधी कानून का उल्लंघन दंड से बचने के लिए करता है, जबकि सत्याग्रही समाज के हित के लिए सरकार से असहयोग करता है। सविनय अवज्ञा करने वाला सरकार के कानूनों के प्रति आदर व श्रद्धा रखता है, पर जब वे कानून समाज के लिए हितकर बन जाते हैं तो सत्याग्रही उनका अनादर व अवज्ञा करता है। कानूनों की अवज्ञा करते समय सत्याग्रही दंड से भयभीत नहीं होता है। सविनय का रूप सुरक्षात्मक व आक्रामक दोनों ही प्रकार का हो सकता है, परंतु वह रहता है अहिंसात्मक, जो गांधी जी की पहली कंडीशन है। तो यह मोटा मोटी सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है। यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका की बात करें तो 1929 का जो साल था वह भारत में अत्यधिक अशांति का वातावरण प्रस्तुत करने वाला सिद्ध हुआ। मजदूर व मध्यम वर्ग के व्यक्ति
अपने संगठनों को सुदृढ़ बना रहे थे। इसके साथ ही उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति भी जन्म ले रही थी। इसका प्रमाण हमें साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करने में मिल जाता है। बंगाल में जूट मजदूरों की हालत खराब थी। अर्धनग्न व आधे भूखे रहने वाले श्रमिक ब्रिटिश सरकार के शोषण से तंग आ चुके थे। वे हड़ताल कर रहे थे। उधर लॉर्ड इरविन अधिराज्य की स्थापना का भी आश्वासन नहीं दे रहा था। ब्रिटिश सरकार भी इस शंकास्पद नीति के कारण ही कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 के पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र में लिखा था कि हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र बन के रहें। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार यह अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। जिस शासन ने हमारे देश का सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किंतु हम यह भी जानते हैं कि हमें हिंसा द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलनी है। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तक ये सब साथ सजाएंगे। इस प्रकार घोषणा पत्र में 1930 में जो कि 26 जनवरी को प्रस्तुत किया वो उसमें रखा। फरवरी 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। तो ये उस समय के जो हालात थे वो हालात गांधी जी को मजबूर कर रहे थे। गांधी जी उन हालात को नियंत्रण रखने के लिए उस समय उनको यह उचित प्रतीत हुआ कि असहयोग आंदोलन जैसा उससे भी अधिक श्रेष्ठ, उससे भी अधिक नैतिक, उससे भी अधिक पवित्र एक और आंदोलन किया जाए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी प्रारंभ कर दी। गांधी ने आंदोलन की प्रारंभिक तैयारियां जैसे ही कांग्रेस से मिली उन्होंने कर दी, पर जनता की दृष्टि से सरकार को झूठी सिद्ध करने की नीयत से उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के समक्ष कुछ शर्तें प्रस्तुत की। अब जब कोई आंदोलन किया जाता है तो उसमें भी आपके डिमांड्स क्या हैं और उस आंदोलन में लोगों को अपने साथ लेना है, तो जो भी वर्तमान सरकार है उसकी कमियां बताई जाना लोगों को आवश्यक है। हालांकि सारी प्रजा त्रस्त थी, लेकिन फिर भी एक किसी भी आंदोलन का एक यूँ कहें कि एक नियम होता है कि उससे पहले सरकार को समय दिया जाए। तो गांधी जी ने अपने लेख में सरकार के समक्ष कुछ शर्तें प्रस्तुत की और वायदा किया कि यदि सरकार इन शर्तों को स्वीकार कर लेगी तो कांग्रेस सत्याग्रह की सब बातें त्याग देंगी। शर्तें क्या क्या थी? पहली जो शर्त है, रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। दूसरी, लगान में 50% की कमी की जाए। तीसरी, सिविल सर्विस का वेतन आधा कर दिया जाए। चौथी, सुरक्षा खर्च में 50% की कमी की जाए। पांचवी, विदेशी वस्त्र के आयात को चुंगी कर लगाकर नियंत्रित किया जाए। छठी, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए। सातवीं, गुप्तचर विभाग को समाप्त कर दिया जाए और उस पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। आठवां, नमक कर समाप्त किया जाए और अंतिम, नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो गांधी जी ने उपरोक्त शर्तें रखीं और
कांग्रेस के नेता हतप्रभ रह गए इन शर्तों को पढ़कर, क्योंकि इन मांगों में कहीं भी स्वराज्य की चर्चा नहीं की गई थी। कांग्रेस इससे पहले स्वराज्य की बात कर चुकी थी, लेकिन गांधी जी की इस लिस्ट में स्वराज्य शब्द अनुपस्थित देखकर जो उस समय के बड़े लीडरशिप थी वो सब हैरान रह गए। मांगे भी अधिकांश राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग से संबंधित थी, परंतु कर हटाने संबंधित शर्तें जनसाधारण को भी अपील करने वाली थी। राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग यानी कि मोटा मोटी यूँ कहे तो जो पूंजीपति जो वर्ग है, गांधी जी पर कई बार ये आरोप लगा है कि वो पूंजीपतियों को लीड करते थे या उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करते थे। परंतु जैसे कर हटाने की जो बातें हैं उसका जरूर जन सामान्य से संबंध था। सरकार ने गांधी जी की समस्त शर्तों को स्वीकार नहीं किया और अपना दमन चक्र ज़्यादा तेज कर दिया, तीव्र कर दिया। तब गांधी जी ने दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। सविनय अवज्ञा अभियान का नेतृत्व गांधी जी ने अपनी राजनीतिक कुशलता का अपूर्व परिचय गांधी जी ने इस अभियान में दिया। उन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ नमक पर से कर हटाने को लेकर दांडी यात्रा से किया। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक गांव का नाम जिसका नाम दांडी में गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने का उदाहरण देश में सर्वत्र अनुकरणीय माना गया और उसका स्वागत हुआ। अपने निर्धारित स्थान दांडी पहुंचने के लिए गांधी ने अपने साथियों के साथ 200 मील की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून की अवज्ञा की। इसका देशवासियों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा और देश के हजारों लोगों ने नमक कानून की अवज्ञा कर नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही यह एक महान आंदोलन बन गया, किंतु नमक आंदोलन बम्बई प्रांत के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा के बालासोर क्षेत्र तथा बंगाल के मिदनापुर व ऐसे अन्य क्षेत्रों में स्थायी रूप से चल सकता था। नमक से संबंधित जो बात थी वो इन एरियाज़ के अंदर ही पॉसिबल थी। ये मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, बम्बई के तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा के बालासोर क्षेत्र हैं, बंगाल के मिदनापुर, ये यहीं पे चल सकता। देश के अन्य क्षेत्रों में जहाँ नमक पैदा नहीं होता वहाँ यह आंदोलन नहीं चल सकता था। इसी कारण इस आंदोलन से वायसराय इरविन विचलित नहीं हुआ, यानी कि जो यहाँ पर अंग्रेज़ थे उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस को अन्य प्रदेशों में लगान न देने को विषय को लेकर किसान आंदोलन चलाने का प्रयास करना पड़ा। अब जब कांग्रेस ने देखा कि इस आंदोलन से सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, तो उन्होंने एक किसान आंदोलन चलाने का प्रयास किया। इसके साथ हड़तालें भी हुईं। इस कारण नेहरू जी ने इस आंदोलन के प्रति जेल में संतोष व्यक्त किया था। शराबबंदी का कार्य महिलाओं को सौंपा गया। हजारों महिलाएं घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर शराब की दुकानों पर धरना देने लगी। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वदेशी वस्त्र के प्रोत्साहन के लिए विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया तथा वस्त्रों को जलाया गया। तो इस प्रकार गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। यदि हम आंदोलन के डेवलपमेंट की बात करें तो गांधी इस आंदोलन के उपरोक्त जो कार्यक्रम उन्होंने रखा उसकी सीमाओं में रखना चाहते थे, लेकिन यह शीघ्र ही सीमाओं को पार कर गया। इस समय विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी। 1930 की जो आर्थिक मंदी है इतिहास में दर्ज है, वो दुनिया भर में उसका असर था उस आर्थिक मंदी का। जब समस्त विश्व में बेरोजगारी फैल रही थी तो भारत इससे अप्रभावित किस प्रकार रह सकता था। भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। फरवरी 1930 में
हुई बम्बई में जो बैठक उस समय हुई, सोने की कमी के कारण, यदि मैं इस बात को अपने इस वाक्य को दोहरा रहा हूँ कि मिल मालिक संघ की बैठक में लालजी नारायण ने मुद्रा की विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पैंस किए जाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के व्यापार में आई मंदी अंग्रेजों की वित्तीय नीति की उपज है। श्रमिकों की हड़ताल से मिल मालिकों की आर्थिक अवस्था दयनीय होगी। जून 1930 में अनेक मिलों का दिवाला निकल गया। श्रमिकों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दिया। ये मिल मालिक संघ के जो लालजी नारायण, गांधी जी ने तो कहा था कि विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैंस की जाए, लेकिन सरकार ने 1 शिलिंग 6 पैंस की, तो इसकी उन्होंने उसकी आलोचना की। अब इस आंदोलन का जो विकास है, आप देखिए, मिल के जो मजदूर हैं वो हड़ताल पर आ गए हैं। विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़कर आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। सरकार ने किसानों को ज़मीन से बेदखल करना प्रारंभ कर दिया। जनता में आंदोलन के लिए ज्यों ज्यों उत्साह बढ़ रहा था, उधर सरकार का दमन चक्कर भी दिन प्रतिदिन क्रूर होता जा रहा था। रोज नए नए अध्यादेश आ रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए जा रहे थे। गोलियों से जो सत्याग्रह करने वाले लोग थे उनको छलनी किया जा रहा था। उनकी सब संपत्ति कब्जे में की जा रही थी। हजारों लोग जो जेल है उनमें बंद कर दिए गए। ये अत्याचार हो रहे थे, परंतु इसमें जो भारत के मुसलमान हैं उनका जैसे असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेंट था वो दिखाई नहीं दे रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कहा, हम गांधी के साथ शामिल होने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बना देने के लिए है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत प्रदेश के पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध आंदोलन अवश्य किया। 23 अप्रैल को सेना ने गोलीबारी की और उसमें सैकड़ों पठान शहीद हुए, परंतु बाद में लाल कुर्ती दल वालों ने सेना के छक्के छुड़ा दिए। पठानों ने बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। 25 अप्रैल से 4 मई तक पठानों ने पेशावर पर अधिकार बनाए रखा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स की 2री बटालियन की टुकड़ियां पेशावर भेजी गईं। मुसलमानों पर गोली चलाने को हिंदू सैनिक भेजे गए, परंतु उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया और अपनी कतार से निकलकर आंदोलनकारियों की भीड़ में जा मिले। यहाँ एक थोड़ी खेदजनक बात यह है कि एक तो यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो बिल्कुल इससे किनारा कर लिया और बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया। वहीं अच्छी बात यह है कि खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में यह सब कुछ हुआ और हिंदू सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से भी मना कर दिया। खेद की बात अगली यह है कि गांधी जी ने उन सैनिकों को बेसहारा छोड़ दिया और कहा, जो सैनिक गोली चलाने के आदेश का उल्लंघन करता है वह आपराधिक अवज्ञा का दोषी हो जाता है। परिणाम स्वरूप गढ़वाल राइफल्स के 17 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें गंभीर सजाएं दी गई। ये 17 वे सैनिक थे जिन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों पर, वो मुस्लिम भाई जो देश की आज़ादी के लिए पेशावर में लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उन पर गोली चलाने से मना कर दिया। उनका गांधी जी ने बचाव नहीं किया। इस प्रकार आंदोलन आगे बढ़ रहा था और फिर होती है गांधी जी की गिरफ्तारी और उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया। सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश सरकार के कठोर एवं क्रूर अत्याचारों से गांधी जी का दिल दहल गया। उन्होंने गवर्नर जनरल को पत्र लिखा, परंतु कोई असर नहीं पड़ा,
जब महात्मा गांधी जी ने धरासना के नमक कारखाने पर अधिकार करने की घोषणा की तो 5 मई 1930 को उन्हें बना लिया गया। उन्हें असहयोग आंदोलन के बाद भी बंदी बना लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की देश में उग्र प्रतिक्रिया हुई। अधिकांश नगरों में हड़ताल रखी गई। बंबई के 50,000 मजदूर काम छोड़कर सड़कों पर आ गए। मील मजदूरों की हड़ताल की खबर फैलते ही रेलवे कारखानों के जो श्रमिक हैं, लेबर है, वह भी हड़ताल पर आ गई। बंबई के औद्योगिक नगर शोलापुर में आंदोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया। 8 मई के जुलूस पर पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए, परंतु 12 मई तक उन्होंने शोलापुर पर अपना अधिकार कायम रखा। श्रीमती सरोजनी नायडू और इमाम साहिब के नेतृत्व में 2500 स्वयंसेवकों ने धरासना के नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। यहाँ पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में एक अमेरिकी पत्रकार का स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आर.सी. मजूमदार साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा। संवाददाता के रूप में वो पत्रकार लिखता है, मैं 18 साल से 22 देशों में असंख्य उपद्रवों, दंगों, फसादों तथा बगावतों के समाचार भेज चुका हूँ, परंतु मैंने धरासना में जैसे दुखदायी दृश्य देखे वैसे मैंने कभी नहीं देखे थे। कभी कभी तो दृश्य इतना कष्टदायक हो जाता था कि मुझे कुछ क्षणों के लिए अपना मुंह फेर लेना पड़ता था। सबसे आश्चर्यजनक बात स्वयंसेवकों के अनुशासन की थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि उन्होंने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। ये जो अमेरिकी पत्रकार लिखता है, ये गांधी जी के लिए भी बड़े संतोष की बात है कि गांधी जी जिस प्रकार से अपने अनुयायियों को ट्रेंड करना चाहते थे, वैसे ही यहाँ धरासना में उनके अनुयायियों का प्रदर्शन रहा। यदि हम इस आंदोलन के महत्व की बात करें तो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना व्यापक और उग्र होगा, इसका अंदाज़ा ब्रिटिश सरकार भी नहीं लगा सकी थी। इस आंदोलन ने करबंदी, लगानबंदी, शराबबंदी, नमक सत्याग्रह, गांजा भांग और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेजों व अदालतों का बायकॉट आदि कई रूप धारण किए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन आशातीत सफल रहा। जुलाई के प्रारंभ में भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं बचा था जहां इस आंदोलन का असर न पड़ा हो। असहयोग आंदोलन से इस आंदोलन को महिला वर्ग का अधिक सहयोग मिला। इस आंदोलन की दूसरी विशेषता यह रही कि इसमें किसानों ने अपना सक्रिय योगदान दिया। कपास पैदा करने वाले बरार के बुडलाना अंचल में किसानों ने लगान देना बंद करके इस आंदोलन को प्रखर बना दिया। बिहार के किसानों ने कई जगह कर देना बंद कर दिया। करबंदी आंदोलन में गुजरात के किसान भी अग्रणी रहे। ये जो इतना बड़ा आंदोलन उस समय खड़ा हो गया, इसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर संभव उपाय किए, पर वह असफल रही। इसी अंतराल में गोलमेज सभा की योजनाएं प्रगति करती गईं। ब्रिटिश सरकार गांधी और कांग्रेस का सहयोग पाने को आतुर थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब इस निष्कर्ष पर आ चुकी थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई संविधान संबंधी योजना सफल नहीं हो सकती। अतः गवर्नर जनरल ने गांधी के माध्यम से कांग्रेस के साथ समझौते का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। जिस समय आंदोलन चरम गति पर था, उस समय सोलोकॉम्ब, एक पत्रकार, अंग्रेज पत्रकार का नाम है, सोलोकॉम्ब महात्मा गांधी से यरवदा जेल में मिला और उनसे पूछा कि वे किन शर्तों पर आंदोलन समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उसने गांधी जी से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें पूछी। इसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने 4 शर्तें प्रस्तुत की। इसके उपरांत वह नैनी जेल में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू से मिला। डॉक्टर जयकर
व तेज बहादुर ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, परंतु कोई समझौता नहीं हो सका और 12 नवंबर 1930 में लंदन में गोलमेज जो सभा है उसका आयोजन किया गया। अब गांधी इरविन समझौते की हम बात करते हैं। जब वहाँ प्रयास चल रहे थे तो चाहे समझौते की वार्ता असफल हो गई हो, परंतु ब्रिटिश सरकार तथा वायसराय ने संविधान निर्माण कार्य में कांग्रेस के सहयोग के महत्व को जान लिया था। अतः लंदन की प्रथम गोलमेज सभा में उपस्थित समस्त प्रतिनिधि, मैं इस वाक्य में ये बात एक बार क्षमा करना, पुनः अपनी वाक्य को पुनः बोलूँगा कि उन्होंने जान लिया कि बिना कांग्रेस के कुछ नहीं हो सकता। और उधर लंदन में जो गोलमेज जो टेबल जो टॉप चल रही थी, वहाँ पर जो प्रतिनिधि उपस्थित थे वो सब एक मत नहीं हो सके थे, कोई हल नहीं निकल सक रहा था। इस पर ब्रिटिश सरकार हृदय से प्रसन्न हुई। प्रथम गोलमेज असफलता में समाप्त हो गया। इरविन ने गांधी जी को 19 फरवरी 1931 को मिलने बुलाया और 15 दिन तक बात चली। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस कार्य समिति पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लिया गया। अंग्रेजों ने कांग्रेस पर से प्रतिबंध उठा लिया। 26 फरवरी को गांधी जी सहित समिति के सभी सदस्य बिना शर्त रिहा कर दिए गए। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हो गया। समझौते की जो प्रमुख शर्तें हैं, पहली शर्त ये थी कि नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने सभी अध्यादेशों तथा अभियोगों को वापस ले लिया। 2, हिंसात्मक कार्रवाई में लिप्त के अलावा सभी सत्याग्रही मुक्त कर दिए गए। 3, सत्याग्रहियों की संपत्ति लौटा दी गई जो जब्त कर ली थी। 4, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। 5, दूसरी गोलमेज सभा में कांग्रेस ने सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। 6, शराब की दुकानों व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देना स्वीकार कर लिया गया। 7, समुद्र के किनारे के समीप बसने वाले व्यक्तियों को बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। ये जो शर्तें हैं, उपरोक्त जो शर्तें हैं, इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि गांधी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत कुछ सफल रहे। परंतु यदि इसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो आभास होता है कि ब्रिटिश सरकार ने एक हाथ से कुछ देने का प्रयास किया तो दूसरे हाथ से प्रदत्त को छीनने का प्रयास किया। यहाँ तक कि नमक कर भी नहीं हटाया जिसके लिए यह आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी ने यह भी वायसराय को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस आंदोलन के दबाने में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की जांच कराने पर जोर नहीं देगी। यह भी गांधी जी ने कह दिया। और लेकिन अंग्रेज बड़ी कुटिल जाति थे। अतः संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि यह आंदोलन भी सफल नहीं रहा। इन्हीं कारणों से गांधी द्वारा आंदोलन वापस लेने, इरविन व समझौता करने पर कांग्रेस की आलोचना भी हुई। इस पर 5 मार्च 1931 को पत्रकारों से हुई वार्ता में गांधी ने कहा, कांग्रेस ने कभी विजय का प्रयत्न नहीं किया। 6 मार्च 1931 को प्रेस में दी गई एक अन्य भेंट वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूर्ण स्वराज्य का अर्थ वास्तव में आत्म अनुशासित स्वराज्य है। इसका अर्थ कभी भी इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ना नहीं है। ये गांधी जी की समझौते की जो है वो धाराएं थी। और क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया, ये हमने थोड़ा सा बताने का यहाँ पे प्रयास किया था। और अब कराची का जो कांग्रेस अधिवेशन है, वहाँ की हम बात करें तो गांधी इरविन समझौते की शर्तों पर विचार करने तथा उसे स्वीकृति प्रदान करने के लिए मार्च 1931 के अंत में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आमंत्रित किया गया। कराची में सिवाय युवा वर्ग के किसी ने समझौते का विरोध नहीं किया और कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वयं गांधी ने इस आंदोलन को सफल बताया और इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा
कि इस आंदोलन ने अहिंसा की महती शक्ति का प्रदर्शन किया और देश की जनता में जागृति और चेतना का संचार करने में जादू सा काम किया। परंतु रजनी पामदत्त एक जो इतिहासकार, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि जब आंदोलन पूर्णता के निकट पहुंच रहा था तो इस समझौते ने उसे अचानक रहस्यमय ढंग से मोड़ दिया। तो अब हम बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन और जन आंदोलन का जो अगला जो नया दौर शुरू हुआ। द्वितीय गोलमेज सभा में गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता के लिए प्रशंसनीय कार्य किए, परंतु साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सफलता मिलने नहीं दी। अतः गांधी जी दिसंबर 1931 में स्वदेश लौट आए और जून 1932 में दूसरी गोलमेज सभा स्थगित कर दी। देखा जाए तो 1931 में लंदन में आयोजित दूसरी गोलमेज सभा में गांधी जी की भूमिका एक दुखद प्रहसन के समान थी। भारत लौटते हुए उन्होंने देखा कि उनके दिल्ली समझौते यानी कि गांधी इरविन पैक्ट का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। भारत के नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने अपना दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु असफल रहे। ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई। प्रधानमंत्री पद पर तो मैकडोनाल्ड ही रहा, परंतु भारत मंत्री के पद पर सैमू अलहौर की नियुक्ति हो गई। वायसराय तथा भारत मंत्री ने महात्मा गांधी को पुनः बंदी बना अपनी अनुदार नीति का परिचय दिया। वायसराय ने कांग्रेस का दमन करने हेतु 4 जनवरी 1932 को 4 अध्यादेश और जारी किए। अब 1930-31 से भी अधिक दमन चक्र चलने लगा। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना आम बात हो गई। स्त्री बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। सामूहिक जुर्माने किए गए। हजारों स्त्री पुरुष पुनः जेल में ठूंस दिए गए। पटाभी सीतारमैया लिखते हैं, 1932 का आंदोलन भी समस्त देश में फैल गया। इससे आम तौर पर लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। सरकार ने समझा था कि यह आंदोलन 6 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, परंतु वह कई महीने तक चलता रहा। उधर अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड, जो कि प्रधानमंत्री था इंग्लैंड, उसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सूचना दी कि दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया गया तो वे 30 सितंबर से आमरण अनशन प्रारंभ कर देंगे। सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, परंतु दलित वर्ग के नेता अंबेडकर ने दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन को वापस कराने का वायदा कर गांधी जी का अनशन तुड़वाया। यह 1932 का पूना समझौता पूना पैक्ट कहलाता है। 8 मई 1933 को उन्होंने पुनः 21 दिन का अनशन किया। वायसराय से उन्होंने पुनः मिलने का प्रयास किया, परंतु उसने स्पष्ट कह दिया कि पहले आंदोलन समाप्त करो। गांधी जी ने 6 सप्ताह के लिए आंदोलन बंद कर दिया। इसे विट्ठल भाई पटेल और सुभाष ने कांग्रेस की स्पष्ट पराजय बताया। इस पर गांधी जी ने जुलाई 1933 में सामूहिक आंदोलन समाप्त कर व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। ठीक है, आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। इसके साथ ही कांग्रेस की समस्त संघर्ष समितियां समाप्त कर दी गई। इस पर भी अगस्त 1933 में गांधी जी को पुनः बंदी बना लिया गया। अनशन पर जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो सरकार ने 23 अगस्त को उन्हें बिना शर्त के रिहा कर दिया। जेल से मुक्त होते ही गांधी जी ने राजनीति से किनारा करते हुए हरिजन उत्थान कार्य में अपने आप को लगा दिया। सामूहिक सत्याग्रह के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह से गांधी जी को जन समर्थन तो प्राप्त हुआ, पर उनके आंदोलन की असफलता भी स्पष्ट दिखाई दे रही है।
आंदोलन को पूर्णतः वापस लेने के आश्वासन पर सरकार ने मई 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन पटना में होने दिया। ये जब आश्वासन दे दिया तभी सरकार ने अधिवेशन की अनुमति दी। इस प्रकार महात्मा गांधी का 1930 का यह आंदोलन मई 1934 में समाप्त हो गया। इस अधिवेशन में आंदोलन बिना शर्त के वापस ले लिया गया। जून 1934 में ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ों पर से प्रतिबंध हटा दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1934 में कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया और गांधी जी ने भी कांग्रेस की सदस्यता का परित्याग कर दिया। इस आंदोलन की यदि हम निष्कर्ष में बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था जो 1934 में समाप्त हुआ। इसका जन आधार निसंदेह 1921 के असहयोग आंदोलन से अधिक व्यापक था। इससे भारतीय जनता में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का प्रमाण कहा जा सकता है। इसमें मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान सम्मिलित हुए। बम्बई इस आंदोलन का केंद्र बन गया। 13 जून 1938 को होम मेंबर H.G. बेग ने अत्यंत घबराहट में रिपोर्ट दी कि गांधी टोपियों से सड़कें भरी पड़ी हैं। वर्दीधारी स्वयंसेवक धरने के लिए पुलिस जैसी नियमितता और अनुशासन से तैनात रहते हैं। महात्मा गांधी के गुजराती होने के कारण गुजरात भी इस आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुआ, परंतु यह आंदोलन किसानों को बिना कुछ राहत दिलाए ही समाप्त हो गया। श्रमिक वर्ग ने भी आंदोलन में भाग अवश्य लिया था, पर वे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सके। जब इस आंदोलन से गरीब किसानों व मजदूरों का कोई भला नहीं हुआ तो कांग्रेस में इस आंदोलन की कटु आलोचना हुई। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी। संभवतः इस बढ़ते विरोध के कारण ही गांधी जी ने 1935 में राजनीति से किनारा कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं लिखा है, मुझ में और अनेक कांग्रेसियों में मतभेद है और बढ़ता जा रहा है। लॉर्ड वेलिंगटन ने तो गांधी जी व आंदोलन की निर्बलता बहुत स्पष्ट कर दी। इसके बावजूद भी यह कहना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियां कम नहीं थीं और उनको सर्वथा नकारा नहीं जा सकता है। इस आंदोलन से कुछ स्थायी लाभ भी हुए। समाज के विभिन्न वर्गों ने पहली बार सामूहिक आंदोलन में खुलकर भाग लिया। इस आंदोलन के पीछे जनसाधारण ने अपनी अपूर्व निष्ठा व श्रद्धा का प्रदर्शन किया। भारतीय अपना दिमाग एक अंग्रेज इतिहासकार ब्रेल्सफोर्ड ने इस आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में एक टिप्पणी की है, जिसके साथ ही मैं आज का व्याख्यान समाप्त करूंगा कि भारतीय अपना दिमाग निश्चित कर चुके थे। गांधी जी ने एक सौम्य और निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगा दिया था। धन्यवाद।